गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता आपके लिए फिर से हाजिर हूँ ऐलान जंग सीरीज का 9वां वीडियो लेकर। और ये आपका टॉप 20 जीएस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें इस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के साथ में हर क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपका ये 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देखते रहिए और हमारा क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स पे इसका कमेंट कीजिए आंसर को, और क्या कितना बनता है इसका जरूर हमें गणना करके बताइए कि आप कितना सही कर पाते हैं और ये कितना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका स्थापना हमारा भारत के पीएम के द्वारा, इसका स्थापना भारत के पीएम के द्वारा किया गया है। पीएम के द्वारा कब किया गया? 1952 में। उस टाइम पीएम कौन थे? पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। इसके द्वारा इनका राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्या था इनका काम? ये जनरली इसका सहयोगी था। किसका सहयोगी था? सहयोगी था योजना आयोग का। योजना आयोग का सहयोगी था, आयोग का सहयोगी। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है। ठीक है, अध्यक्ष पीएम, जैसे हमेशा हर साल में अध्यक्ष चेंज होता है, 5 सालों का जो काम कार्यकाल होता है 5 सालों का होता है। पीएम का भी कार्यकाल 5 सालों का होता है और चेंज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह आपका गठन हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसको जानने के लिए देखेंगे, हमें भी दिखाते हैं मैप में आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व का बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ये जो इलाका है ये पूरा मरुस्थल सहारा मरुस्थल का भाग है। आपका सहारा मरुस्थल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सहारा। ये पूरा आपका साउथ अफ्रीका का जो ऊपर वाला भाग है, नॉर्थ अफ्रीका वाला भाग, ये पूरा सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। यहाँ से बहुत सारे देश देख सकते हैं, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, ये सब आपका सहारा मरुस्थल के भाग में आता है। आप देख सकते हैं और यहाँ मरुस्थल है सऊदी अरबिया। इसको क्या कहते हैं? इस अरब को, इसको हम लोग कहते हैं अरब मरुस्थल। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मरुस्थल वाला भाग दिख रहा है चाइना से ऊपर, चाइना और मंगोलिया का, ये है आपका गोबी मरुस्थल। गोबी ये कहाँ पे है? ये चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया में जो मरुस्थल है उसी को गोबी मरुस्थल कहते हैं। भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको थार मरुस्थल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला मरुस्थल को क्या कहते हैं? और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा मरुस्थल है, लेकिन जो सबसे प्रमुख मरुस्थल है वो है ग्रेट विक्टोरिया। ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। ठीक है, उसी तरह से और भी बहुत सारा मरुस्थल है। यहाँ पे जो मरुस्थल पाया जाता है चिली के पास में, इसको आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। और भी मरुस्थल है, समसन, गिब्सन, आपका अमेरिका में भी मरुस्थल पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वो हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शेर शाह सूरी ने किला ए कुहना का मस्जिद का निर्माण कहां करवाया था? तो किला और कुहना से क्या मतलब होता है? किला और कुहना का मतलब है पुराना किला, जिसको फेमस नाम था पुराना किला। ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में स्थित है। शेर शाह सूरी क्या था? मुगलों के बीच में क्या था कि हुमायूं के बाद में मुगल सत्ता कंटिन्यूटी नहीं होती है, और उसके बीच में क्या होता है? अफगान वंश आ जाता है। जो आपको जान रहे हो कि 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज का लड़ाई के बाद में आपका शेर शाह सूरी का सत्ता स्थापित होता है। उनका सत्ता का स्थापित शासनकाल क्या होता है? शेर शाह सूरी का शासनकाल इसका 1540 से 1545 रहता है। 5 साल रहता है। 5 साल शासनकाल रहता है, लेकिन ये शेर की तरह शासनकाल रहता है, जो पूरा मुगल सत्ता को हिलाने में सफल कामयाब होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दिल्ली। उसी तरह से सासाराम में क्या है? शेर शाह का मकबरा। शेर शाह का कहीं मकबरा है तो सासाराम में है मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? आपका सासाराम में है। पाटलिपुत्र जान रहे हो, मगध का साम्राज्य की राजधानी रहा था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रहा है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रहा है। मुंगेर क्या था? मुंगेर एक चंपा राज्य की राजधानी थी, चंपक की राजधानी थी, जो एक जनपद था। ठीक है, तो आपको यहाँ पूरे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? क्या है? सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी का क्या मतलब होता है?
आप देख सकते हैं भारत का जो बॉर्डर है, जैसे भारत वाला जो इधर वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये वाला जो बॉर्डर यहाँ पे क्या था, ये पाकिस्तान था, ये पूरा पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के ऊपर में क्या था, ये जो वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र था आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर पाया जाता है, उस बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का सीमांत क्षेत्र कहते हैं, सीमांत क्षेत्र। ठीक है, और इस सीमांत क्षेत्र में एक प्रमुख हमारा आपका स्वतंत्रता सेनानी सक्रिय रहते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी सक्रिय रहते हैं, उसको क्या नाम था, खान अब्दुल खान गफार, इसलिए अब्दुल गफार खान, अब्दुल गफार खान, गफार खान, ये आपका उस समय सक्रिय रहे थे अब्दुल गफार खान। और अब्दुल गफार खान के बारे में इन्हें ही हमें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इसे ही सीमांत गांधी के नाम से जाता है। इन्होंने एक ग्रुप स्टार्ट किया था, लाल पख्तूनवा, लाल पख्तूनवा, ये ग्रुप स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसी तरह से अभी देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बाकी और ऑप्शन के बाद देख सकते हैं शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कौन थे, शेख अब्दुल्ला थे आपका ये जम्मू कश्मीर के पूर्व पीएम, जम्मू कश्मीर का पूर्व पीएम, जो यहाँ पर का लोग तो पीएम बोलते हैं, लेकिन जनरली क्या थे, सीएम थे। खान अब्दुल खान गफार, इसी को सीमांत गांधी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण कौन थे, ये हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता के बाद में क्रांतिकारी के रूप में उभरे हैं। यह समाज आपका स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिसे लोकनायक के रूप नाम से फेमस थे, या जेपी के नाम से फेमस थे, जयप्रकाश नारायण। और विनोबा भावे कौन थे, ये व्यक्तिगत का प्रथम सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत प्रथम सत्याग्रही। प्रथम सत्याग्रही। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। वंदे भारत गीत के लेखक कौन है। ठीक है, तो वंदे भारत गीत के लेखक कौन है, ऑप्शन देख लेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो इसके जो वंदे भारत के गीत के लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे भारत के गीत के लेखक थे। और वंदे भारत क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है वंदे भारत। ठीक है, आपका रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, भारत रत्न के साथ साथ में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में। क्या नाम था साहित्य का, इनका साहित्य का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला है। भारत का एकमात्र प्रथम जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीते हैं वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और प्रेमचंद जो बहुत फेमस थे, प्रेमचंद का बहुत फेमस आपका रचना हुआ है, जैसे गबन हो गया, गोदान हो गया, और भी बहुत सारी रचना हुई है, ये प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि जयशंकर प्रसाद की रचना क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। तो भोपाल गैस त्रासदी, अब जान रहे हैं कि 1983 में भोपाल गैस में वहां पे एक फैक्ट्री में उसका गैस लीक हो जाने के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ये हमारे लिए इतिहास के लिए बहुत दुखद घटना है। और ये दुखद घटना के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार थी, वो गैस जिम्मेवार थी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है CH3CnNO। ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, CH3 जुड़ा रहता है N और O के साथ में, ये फॉर्मूला होता है आपका CH3CnO, CH3 के साथ में C ट्रिपल बॉन्ड NO, CH3CnO, ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन आपका एक तत्व है, Br इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किस लिए जिम्मेवार होता है, इसको बोलते हैं CFC। ये जिम्मेवार किसके लिए होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ओजोन परत के लिए जिम्मेवार होता है, ओजोन परत के ह्रास के लिए जिम्मेवार होता है, के लिए जिम्मेवार होता है। और क्लोरीन आपका गैस है, कौन सा गैस है, हैलोजन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां चला गया, विश्व की पहली प्रधानमंत्री किस देश की थी। ठीक है, विश्व की पहली प्रधानमंत्री, इसको देख के क्वेश्चन को आप लोग गड़बड़ाना नहीं है, और ना ही इसको देख के अचानक से आप सोचिए कि भारत की थी इंदिरा गांधी, वो नहीं थी। ये कौन सी थी, ये श्रीलंका की थी। श्रीलंका का क्या नाम था प्रधानमंत्री का, 1960 में बनी थी। ये इनका नाम था भंडार नायके, वी भंडार नायके, भंडार नायके, इनका भंडार नायके नाम था। और ये विश्व की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी,
भारत की प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला पीएम कौन थी? आपको सबको पता है, इंदिरा गांधी। ये कब से कब तक रही थी? आपका 1966 से 1967 तक, 66 से 77 तक, 1966 से 77 तक, और बाद में फिर 1980 से लेकर 84 तक। ये 2 बार टाइम पीरियड में रही है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी हमारा भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। इन्हीं के समय पे क्या लगा था? आपातकाल लगा था, जो 1975 वाला, जो बिना किसी युद्ध के आपातकाल लगाने वाली पहली महिला पीएम भी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ठीक है, तो पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल इकाई है दाब की। दाब क्या होता है? दाब क्या होता है? दाब होता है आपका कोई, मान लीजिए सरफेस है, सरफेस पे जितना सरफेस के एरिया पे जितना आपका फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम लोग दाब कहते हैं। यानी कि फोर्स लगाया जा रहा है किस पे? सरफेस के एरिया पे, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। और अगर एसआई मात्रक देखें, इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? मात्रक जो पास्कल कहा जाता है, क्योंकि पास्कल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था इस चीज को, इसे पास्कल कहा जाता है दाब का। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये आपका इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक ये होता है जूल, जिसको जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में ऊर्जा का और भी मात्रक होता है, कैलोरी या अन्य मात्रक भी होते हैं। द्रव्यमान क्या हो गया? मास का मात्रक क्या हो गया? केजी। और तापमान का मात्रक क्या हो गया? डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? देखिए, अब बताएं, हम सबको पता है कि विटामिन सी किस कारण से होता है? विटामिन सी कौन सा विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से। ठीक है, विटामिन सी को कमी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो खट्टे फल है वो सब खाना चाहिए, खट्टे, ये सब के लिए। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग, जैसे क्या होता है, इसको बोलते हैं सूखा रोग भी बोला जाता है, सूखा रोग भी कहा जाता है। इसके लिए क्या चाहिए? हमें सुबह मॉर्निंग में धूप चाहिए, उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तभी आपको बढ़ना पड़ेगा। आप बढ़ते रहिएगा तभी आपको सफलता जी जाके मिलेगी। तो उसी तरह से ना कि विटामिन डी का कमी को झेलते रहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है विटामिन के। तो विटामिन के हमारी हीमोफीलिया इसके वजह से हीमोफीलिया के रोग हो सकता है। हीमोफीलिया क्या होता है? रुधिर को स्कंदन नहीं करने देती है हीमोफीलिया के रोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के की वजह से। विटामिन ई की वजह से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, पेशियों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? 37%, 44%, 48%। देखिए, भारत क्या है? एक देश है, यहां बहुत सारी विविधता है। यहां पे लगभग 5000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, और जो मुख्य रूप से सम्मिलित भाषा है हमारा संविधान में कितना सम्मिलित भाषा है? संविधान के आपका भाग अनुसूची 8 में आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? सबसे प्रमुख भाषा है हिंदी भाषा बोलने वाले संख्या, भारत में संख्या लगभग 43%, 43.7% लोग हैं। ठीक है, ये डाटा है 2011 का डाटा के अकॉर्डिंग चल रहा है। दूसरा नंबर पे कौन सा आता है? दूसरा नंबर पे लोग आते हैं बंगाली लोग लगभग 10% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। 10% भारतीय बंगाली भाषा बोलते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, गुजराती, इस टाइप से लैंग्वेज आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बोलने वाला कौन सी भाषा है? हिंदी। और ये कितनी है? 43.7%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर, ठीक है, सबसे छोटा महासागर अगर देखें, हम अभी दिखाए मैप में, यहां पे मैप में देखिए,
मैप में कहा गया, मैप मैप हाँ, ये देखिए मैप में आपको मैप में यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। मैप में देखिए आप देख सकते हैं कि कहां तरफ दिख रहा है। ये क्या होता है, ये बोन प्रोजेक्शन का मैप है, इसलिए आपको इधर से दिख रहा है कि इधर भी प्रशांत दिख रहा है और इधर ही प्रशांत दिख रहा है। प्रशांत इतना बड़ा ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्शन ऐसा किया गया है जिसकी वजह से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ओशियन है वो सबसे बड़ा ओशियन है ये प्रशांत महासागर। ओशियन में अगर हम देख ले, ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन में पहला जो है वो है पैसिफिक या प्रशांत महासागर। दूसरा नंबर का जो ओशियन है वो कौन सा है, ये देख सकते हो, ये वाला ओशियन, ये इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, अटलांटिक ओशियन। इसी को कभी कभी आंध महासागर भी बोला जाता है, अंध महासागर या आंध महासागर भी बोला जाता है। तीसरा नंबर पे कौन आएगा, तीसरा नंबर पे आपको ये दिख सकता है, ये वाला जो सागर है ये आपको बोल रहे हैं इंडियन ओशियन। और ये आपका तीसरा नंबर पे, इसको हिंदी में हिंद महासागर भी बोलते हैं या इंडियन ओशियन भी बोलते हैं। चौथा नंबर पे कौन दिखेगा, चौथा नंबर पे आपका ये वाला जो ओशियन दिखेगा, आपका ये जो ओशियन है पूरा ये ओशियन, ये कौन सा ओशियन है आपका, अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर का हो जाएगा अंटार्कटिक ओशियन। और पांचवा नंबर का जो सबसे छोटा ओशियन है वो कौन सा है, यहां पे दिखेगा, ये जो ऊपर का ओशियन है ये सबसे छोटा ओशियन है, और ये है कौन सा, आर्कटिक। तो पांचवा नंबर पे कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक। ठीक है, ये ओशियन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप के थ्रू बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये था 11 नंबर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया था, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सुंदरवन कहां पे है, सुंदरवन ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, नीलगिरी कहां है, ये आपका तमिलनाडु केरल और कर्नाटक तीनों का मिलित रूप है। कर्नाटक केरल ये तीनों का मीटिंग पॉइंट पे नीलगिरी बसी हुई है। नंदा देवी ये कहां पे है, ये उत्तराखंड में है। और मन्नार की खाड़ी ये कहां पे, ये भी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के नीचे वाला जो क्षेत्र है तमिलनाडु के पाक खाड़ी मतलब श्रीलंका और इसको जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो भारत का सबसे पहला जो था प्रथम था। अब देखिए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये आपका यूनेस्को के प्रोग्राम से बनाया गया था, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम, मैप प्रोग्राम। मैप मतलब क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ये कब बनाया गया था, 1983 में। ठीक है, और ये 86 में था सर, चेक करना पड़ेगा। तो ये मैप प्रोग्राम बनाया गया था और ये किसका क्या था, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जनरली सबसे बड़े बड़े चीजों को संरक्षण के लिए बनाया गया था, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया गया था, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो अभी वर्तमान में भारत में कितना है, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और सबसे पहला किसे बनाया गया था, सबसे पहला बनाया था नीलगिरी को। किसे, नीलगिरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द व्हाइट टाइगर बहुत फेमस बुक है, व्हाइट टाइगर बहुत फेमस बुक है। और ये किसका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अरविंद अडिगा को। ये भी इन्हें इस बुक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसी तरह से अमिताभ घोष, अरुंधति राय और महाश्वेता देवी, ये तीनों भी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली बहुत बड़ी लेखिका है। तीनों लेखिका है और बहुत बड़ी ये लेखिका है। इनका बुक बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा इतिहास में तराइन का युद्ध इनमें से कौन सा वर्ष में नहीं लड़ा गया था, भारतीय इतिहास में तराइन का युद्ध, क्या बोल रहा है, तराइन का युद्ध, आप सब भी जानते होंगे, तराइन के युद्ध से परिचित होंगे। तराइन का युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो तराइन का युद्ध टोटल 3 तराइन युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो 3 डेट यहां पे छांटना है कि 3 दिन लड़ा था, किस में नहीं लड़ा था। ठीक है, तो पहला तराइन का युद्ध क्या लड़ा था, 1191 में। पहला किसके बीच में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पहला लड़ा गया था आपका फर्स्ट तराइन का युद्ध लड़ा गया था 1191 में मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और ये इसमें कौन जीता था? इसमें जीतने वाला था पृथ्वीराज चौहान और गौरी हार गया था और गौरी यहां से बच के भाग गया। लेकिन क्या होता है, हमारा इंडियन की खासियत है कि एक बार लड़ाई जीत जाने के बाद खा पी के सूझ जाते हैं, आगे का नहीं सोचते हैं। ठीक है, पार्टी मनाते रहेगा, जश्न मनाते रहेगा। दूसरा बार आया, अटैक करके चला गया। 1192 में फिर से सेकंड तराइन का युद्ध होता है, यही दोनों के बीच में होता है। और इस बार कौन जीतता है? इस बार मोहम्मद गौरी विजयी होता है। गौरी आराम से जीतता है और पृथ्वीराज हारती है और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार दिया जाता है। अगला जो तराइन का युद्ध होता है थर्ड, वो 1216 में होता है। थर्ड तराइन युद्ध 1216। इसमें कौन होता है? इसमें इल्तुतमिश वर्सेस इल्डिज के राजा, इल्डिज के राजा के साथ में होता है। और इसमें जीतता कौन है? जीतने वाला इल्तुतमिश होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1761। 1761 में आपका क्या लड़ाई हुआ था? इसमें पानीपत का तीसरा हुआ था, पानीपत का तीसरा, थर्ड। ठीक है, पानीपत का थर्ड लड़ाई हुआ था जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतिहास में 3 तराइन का युद्ध और 3 पानीपत का युद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, लोक नृत्य और राज्यों के युग में पहला है कोरकू महाराष्ट्र का, ये आपका सही लग रहा है, ये आपका गलत है। ठीक है, झूमर हरियाणा का, ये सही है। थाली हिमाचल प्रदेश का, ये भी सही है। और मुकना मणिपुर का, ये भी सही है। तो ये क्या है? कोरकू महाराष्ट्र का। तो ये कोरकू कहां पे है? कोरकू ये आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, जल दिवस 22 मार्च को। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। उसी तरह से आपको डेट याद रखना। डेट का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए आपको इस सीरीज में हर दिन 4 डेट को आपको याद कराया जाएगा। और इस हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपको एग्जाम पहुंचने तक आपका कितना डेट्स याद हो जाएगा। यानी जितना भी शुरू से डेट है, सब डेट्स को कवर किया जाएगा इस सीरीज में। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया? आपका 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हर साल करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर का आपको पढ़ना होगा और करंट अफेयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन, यानी आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की शुरुआत की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले कब था, कितना आयु था? पहले आयु हुआ था 60 और 62 आयु हुआ करता था। ठीक है, अब इसको घटाकर 50 कर दिया गया है। यानी कि 50 से जो ऊपर हो गए उस सभी आदिवासी महिलाओं और दलितों को पेंशन दिया जाएगा। ये कौन सा राज्य में किया गया? ये किया गया झारखंड राज्य में। नेक्स्ट मिलता है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? पेट्रो राजधानी, पेट्रो राजधानी का मतलब क्या होता है? यानी यहां पे पेट्रो रिफाइनरी बहुत सारी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी। आप बताइए सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सा राज्य में है? पेट्रोलियम रिफाइनरी सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में? पेट्रोलियम रिफाइनरी सबसे ज्यादा आपका गुजरात राज्य में है। कौन सा राज्य में है? गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में पेट्रोलियम रिफाइनरी है। जैसे देख सकते हैं इसमें दाहेज, सूरत, भड़ौच, जामनगर। तो इस सब जगहों में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी है। जैसे सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी रिलायंस इंडिया लिमिटेड का है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड का पेट्रोलियम रिफाइनरी है, वो भी कहां बनाया गया? जामनगर में। जामनगर में बनाया गया है और यहीं से आपका पेट्रोलियम जो कच्चा तेल है उसी को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं और इसको रिफाइन करके फिर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, केरोसिन, एलपीजी गैस बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जियो मार्ट किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जियो मार्ट किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जियो मार्ट रणबीर कपूर, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। किसे बनाया? ये इसका बनाया महेंद्र सिंह धोनी को। आप जान रहे हैं फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, रांची के जहां से हम हैं,
महेंद्र सिंह धोनी फेमस क्रिकेटर रांची के, इन्हें जियो मार्ट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जियो मार्ट के अलावा और किससे बनाया गया? एसबीआई के द्वारा, लेज के द्वारा और अन्य चीजों के द्वारा, अन्य कंपनियों के द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसी तरह से रणबीर कपूर को देखें तो रणबीर कपूर किसके लिए बनाया गया? यह यात्रा.com के लिए, यात्रा.com का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया। सचिन तेंदुलकर के लिए बनाया गया। अभी हाल ही में जो हमारा इंडिया में क्या हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उनका जो ब्रांड एम्बेसडर थे, बीएस मतलब ब्रांड एम्बेसडर, ये नहीं बनाया था, सचिन तेंदुलकर बनाया था। विराट कोहली जान रहे हैं, बहुत सारे फेमस ब्रांडों के लिए ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे तुम्हारा पूमा के लिए ब्रांड एम्बेसडर है और भी अन्य चीजों के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमेशा आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन सौर मंडल से रिलेटेड रहता है, जहां से आपका सौर मंडल में अभी तक 5-6 क्वेश्चन बता चुके हैं, जो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, और 3-4 क्वेश्चन में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर डेली रेगुलर देखते हैं तो आपका सौर मंडल का चैप्टर भी यहां से कंप्लीट होता चला जाएगा। तो ठीक है, क्या पूछ रहा है कि सौर मंडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछ रहा है। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत ज्यादा 70% से ज्यादा पानी है, इसलिए यहाँ पे इसको पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है क्योंकि मंगल का जो सरफेस है वो लाल दिखता है पूरा। क्यों दिखता है? उसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है, वहां पे वायुमंडल नहीं है, वहां पे कोई पानी नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, तो वो लाल दिखता है। उसी तरह से शनि ग्रह, यहाँ पे शनि है, भानी लिख दिया, टाइपराइटर गलती है, शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। आप शनि ग्रह को देखेंगे तो शनि ग्रह पर धूल और गैसों से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से शनि ग्रह की गोल है, तो इसके चारों तरफ क्या पाता है? रिंग पाया जाता है, चारों तरफ रिंग पाया जाता है। मान लीजिए ये इस तरह, इसके चारों तरफ रिंग पाया जाता है, चारों तरफ रिंग मिलता है, और यही रिंग तुम्हारा के वजह से शनि ग्रह पीला रंग का दिखाई देता है। बृहस्पति को हरा रंग कहा जाता है, तो ये गलत है। बृहस्पति को कौन सा कलर कहा जाता है? बृहस्पति को आपका कहा जाता है, बृहस्पति को नारंगी कलर का, नारंगी रंग का। ठीक है, तो हरा किसे कहा जाता है? यूरेनस को, यूरेनस को हरा रंग कहा जाता है, हरा कलर। ठीक है, उसी तरह से नेपच्यून क्या है? नेपच्यून, नेपच्यून को कौन सा कलर का ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून कहा जाता है डार्क नीला, मतलब डार्क नीला, डार्क नीला ग्रह कहा जाता है आपका नेपच्यून को। उसी तरह से कौन छूट गया? 3 यहां हो गया आपका, 4, 5, 6, बाकी 2 को बताइए। बुध को, एक बुध है, बुध ग्रह किस तरह का होता है? और बुध ग्रह तुम्हारा डार्क ग्रे होता है, डार्क ग्रे यानी भूरा रंग का दिखता है बुध ग्रह। ठीक है, उसी तरह से शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह या सूर्य का तारा या भोर का तारा बहुत ज्यादा चमकता है और यह सफेद जैसा दिखता है, सफेद रंग का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका टोटल 8 ग्रहों का 8 कलर होता है। बुध का कलर होगा भूरा, शुक्र का सफेद, उसके बाद पृथ्वी नीला ग्रह, मंगल लाल ग्रह, बृहस्पति नारंगी ग्रह, शनि पीला ग्रह, यूरेनस हरा ग्रह और नेपच्यून आपका डार्क नीला ग्रह। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।